प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। आज की इस क्लास में प्रतिस्पर्धा रहित बाजार भाग 3 जो कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता से संबंधित है। एकाधिकारिक प्रतियोगिता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एकाधिकारियों के मध्य पाई जाने वाली प्रतियोगिता। यह एक ऐसा बाजार का स्वरूप है जिसमें एकाधिकारियों को अपने अपने वस्तुओं के उत्पादन पर, विक्रय पर, आपूर्ति पर एकाधिकार होता है, फिर भी उनको प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। आपने अपने घर के आसपास होटल्स और रेस्टोरेंट्स देखे होंगे जो कि अपने रिनाउंड होंगे और लोग वहाँ पर जा कर के स्पेशली उसको विजिट करते होंगे। कुछ आजकल ऑटो रिक्शा या टैक्सी कैब्स वगैरह भी हैं जिन्होंने बाज़ार पे एकाधिकार अपना जमा रखा है और एकाधिकारी होते हुए भी उनको एक दूसरे से प्रतियोगिता करना पड़ रहा है। आप उबेर कैब और ओला कैब की बात इसमें कर सकते हैं। बाज़ार में कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जहां से आपको हर सामान मिल जाता है और उस दुकान का अपना एक अलग ब्रांड, एक अलग एकाधिकार दिखाई पड़ता है। सिम कार्ड और मोबाइल कनेक्शन के विक्रेताओं को भी अपने अपने कंपनी के पर, अपने अपने ब्रांड पर एकाधिकार होता है, फिर भी उनको आपस में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। एकाधिकारिक प्रतियोगिता को ही हम अपूर्ण प्रतियोगिता भी कहते हैं। एकाधिकारियों के मध्य पाई जाने वाली यह प्रतियोगिता यह निश्चित करती है कि हालांकि प्रत्येक एकाधिकारी, प्रत्येक उत्पादक को अपनी वस्तु की कीमत, पूर्ति और ट्रेडमार्क पर कानूनी रूप से एकाधिकार होता है, फिर भी उसको प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु वास्तव में बहुत ही निकट प्रतिस्थापन वस्तु होती हैं। सारे के सारे एकाधिकारी ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर एक दूसरे से इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो निकट प्रतिस्थापन होने के कारण वास्तव में इस प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। अनेक क्रेताओं तथा विक्रेताओं की उपलब्धता इसकी सबसे पहली विशेषता है। अगर हम देखते हैं कि चाहे नेटवर्क कनेक्शंस की बात कर लीजिए, मोबाइल कनेक्शंस की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं तमाम कंपनियों को अपने अपने उत्पाद पर, चाहे वो जियो रिलायंस हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे आइडिया हो, इन सब को अपने अपने ब्रांड पे एकाधिकार है क्योंकि सभी का काम, सभी एक ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं जो कि एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित की जा सकती हैं, इसलिए इनको आपस में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। इसकी तीसरी विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि इसका जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ पाया जाता है, लेकिन यह एकाधिकारी की तुलना में अधिक लोचशील होता है क्योंकि एकाधिकारी में एक ही उत्पादक, एक ही विक्रेता होता है, इसलिए एकाधिकारी का मांग वक्र बेलोचदार होता है, जबकि एकाधिकारिक प्रतियोगिता का मांग वक्र अधिक लोचशील होता है। प्यारे बच्चों, वास्तव में विक्रय लागतों का इसमें महत्व पाया जाता है। अगर आप अपनी वस्तु का प्रचार प्रसार, उसकी अच्छी पैकिंग नहीं करेंगे तो की वस्तु को कमतर आंका जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको बड़े से बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स लेकर के एडवर्टाइजमेंट्स करना पड़ेगा अगर आप अपने विक्रय को अधिकतम करना चाहते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक अन्य विशेषता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्मों का आवागमन संभव है। अगर एकाधिकारियों को किसी उद्योग में लाभ हो रहा है तो नई फर्में उसमें एंटर कर सकती हैं और अगर हानि हो रही है तो कोई भी फर्म छोड़कर जा सकती है। वास्तव में इस एंट्री और एग्जिट की संभावना के कारण ही दीर्घकाल में सामान्य लाभ की स्थिति पाई जाती है। इसके अलावा एकाधिकारिक प्रतियोगिता में उत्पाद विभेद की संभावना भी होती है। प्यारे बच्चों, मैंने अभी जस्ट बताया कि किस प्रकार प्रत्येक एकाधिकारी द्वारा उत्पादित और प्रस्तुत वस्तु एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकती हैं, निकट प्रतिस्थापन होती हैं, इसलिए आप उसमें थोड़ा सा रूप रंग आकार बदल करके अलग अलग क्रेताओं से आप अलग अलग कीमत ले सकते हैं। यहाँ तक कि ये देखा गया है कि एक ही कंपनी जो कई तरीके के बिस्किट्स बनाती है और हर बिस्किट में थोड़ा सा उसका कॉस्टिंग
थोड़ा सा रूप रंग टेस्ट फ्लेवर बदल करके उसकी कीमत और अधिक लेने में सफल होती है। तो यह उत्पाद विभेद एकाधिकारिक प्रतियोगिता का विशेषता है। आइए अब हम देखते हैं कि एकाधिकारिक प्रतियोगी फर्म अल्पकाल में संतुलन की अवस्था में क्या करती है। अल्पकाल में अगर हम संतुलन की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको असामान्य लाभ मिल सकता है, सामान्य लाभ मिल सकता है, हानि भी हो सकती है। ये सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि इसके दो चीज़ें पर डिपेंड करेगा। एक तो मांग वक्र कैसा है और साथ ही इसकी पूर्ति वक्र का क्या स्वभाव है। तो मांग की लोच और पूर्ति वक्र ये निर्धारित करेगा कि एकाधिकारी अल्पकाल में असामान्य लाभ ले रहा है, सामान्य लाभ ले रहा है या हानि हो रही है। अगर हम मांग वक्र की बात करते हैं तो देखिए बाईं तरफ ऑरेंज कलर में एकाधिकारी का मांग वक्र दिया गया है और दाईं तरफ एकाधिकारिक प्रतियोगी फर्म का मांग वक्र दिया गया है। हरे रंग वाला जो मांग वक्र है राइट साइड में जो दिया है, ये आप देखते हैं यहाँ पे ये ज़्यादा, इसका ईडी जो है ज़्यादा है इस कंपैरिजन टू एकाधिकारी। तो एकाधिकारी का मांग वक्र बेलोचदार है क्योंकि ये ज़्यादा स्टीप है और इसमें जनरली ईडी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होती है और इसमें ईडी 1 से अधिक होती है। उसका मुख्य कारण है कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता में एक जैसे एकाधिकारी बहुत सारे हैं, परिणाम स्वरूप उनका मांग वक्र लोचशील हो जाता है। अगर कोई एक एकाधिकारी ज़्यादा कीमत वसूलने की कोशिश करेगा तो ऐसी स्थिति में क्रेता उसको छोड़कर दूसरे एकाधिकारी के पास चले जाएंगे। ये संभावना एकाधिकारी में नहीं है। प्यारे प्रशिक्षुओं, यहाँ पर हम देखते हैं एकाधिकारी और एकाधिकारिक प्रतियोगिता। एकाधिकारी मतलब सिंगल सेलर है, एकमात्र विक्रेता है, और एकाधिकारिक प्रतियोगिता मतलब एकाधिकारी बहुत सारे हैं लेकिन उनको निकट प्रतिस्थापन वस्तु उत्पादित कर रहे हैं, इसलिए आपस में उनको प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। अल्पकाल में अगर हम एकाधिकारी प्रतियोगी फर्म की बात करते हैं तो इसको असामान्य लाभ मिल सकता है, सामान्य लाभ मिल सकता है और हानि हो सकती है। जहाँ तक असामान्य लाभ की बात है, इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डायग्राम नंबर 1 है, हरे रंग का पार्ट जो है ये दिखाई पड़ रहा है कि इसमें इसको असामान्य लाभ मिल रहा है। कारण क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे AR इसका ज़्यादा है AC से, औसत आगम औसत लागत से ज़्यादा है। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि TR जो है इसका TC से ज़्यादा है और इस स्थिति में इसे असामान्य लाभ मिलेगा। और असामान्य लाभ का एरिया ये इसका आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का पूरा एरिया है। दूसरी ओर अगर हम देखते हैं कि संतुलन बिंदु पर AC AR के बराबर है, जो कि दूसरे सेंटर वाले डायग्राम में है, इस स्थिति में AC AR के समान हो जाता है और इस अल्पकाल में इस एकाधिकारिक फर्म को सामान्य लाभ से संतुष्टि करनी पड़ती है। अगर एकाधिकारिक प्रतियोगी फर्म का संतुलन बिंदु पर कीमत से अधिक औसत लागत है तो ऐसी स्थिति में फर्म को लॉस हो सकता है, अल्पकाल में उसे असामान्य हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। ये जो आप ऑरेंज कलर का एरिया देख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर का एरिया असामान्य हानि का। तो अल्पकाल में एकाधिकारिक प्रतियोगी फर्म को असामान्य लाभ भी मिल सकता है, सामान्य लाभ भी मिल सकता है और हानि भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैस और तथा वस्तु का AC और MC का स्ट्रक्चर, उसका ढांचा। अब दीर्घकाल में क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर संभव है कि नई फर्में आ जाएं, यह भी संभव है कि अगर हानि हो रही है तो पुरानी फर्में छोड़ के चली जाएं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम 3 केसेस का वर्णन करें तो पहला केस आपके सामने आता है असामान्य लाभ का। अगर सीमांत फर्म वह फर्म होती है जिसका लागत सबसे ज़्यादा ऊंचा होता है। अगर उस सबसे ऊंची लागत वाली फर्म को अल्पकाल में असामान्य लाभ मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में नई फर्में प्रवेश करेंगी और नई फर्मों के प्रवेश करने से पूरे उद्योग की पूर्ति में वृद्धि होगी, जिससे कीमतें डाउन होने शुरू हो जाएंगी और सामान्य अगर संतुलित कीमत डाउन होगी तो लाभ में भी कमी आएगी और यह लाभ में कमी तब तक चलती रहेगी जब तक कि सीमांत फर्म को सामान्य लाभ ना मिलने लगे। अगर अल्पकाल में सामान्य लाभ मिल रहा है उस सीमांत फर्म को तो प्रवेश और निकासी दोनों बराबर होगी, पूर्ति भी अपरिवर्तित रहेगी,
कीमत भी स्थिर रहेगी, साथ ही सामान्य लाभ भी स्थिर ही रहेगा। एक तीसरी अवस्था के रूप में हम देखते हैं, अगर फर्म को सीमांत फर्म को हानि हो रही है, ऐसी स्थिति में जो सीमांत फर्म है वो छोड़कर चली जाएगी, धीरे धीरे सीमांत फर्में सब उद्योग को छोड़कर चली जाएंगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, धीरे धीरे उनका सप्लाई कम होगी, सप्लाई के कम होने से संतुलित कीमत में वृद्धि पाई जाएगी और अल्टीमेटली संतुलित कीमत में वृद्धि होने से लाभ में भी वृद्धि शुरू होगी। यह वृद्धि तब तक चलती रहेगी जब तक कि सीमांत फर्म को सामान्य लाभ ना मिलने लगे। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दीर्घकाल में एक एकाधिकारिक प्रतियोगी फर्म को सामान्य लाभ ही मिलेगा। आइए अब हम इसको एक रेखाचित्र के माध्यम से समझाते हैं। इस रेखाचित्र में आप देखेंगे LAC और LMC इस एकाधिकारिक प्रतियोगी फर्म का दीर्घकालीन औसत और सीमांत लागत वक्र है, जबकि LAR और LMR वक्र दीर्घकालिक औसत आगम और सीमांत आगम वक्र है। E1 बिंदु पर संतुलन है, क्योंकि इस बिंदु पर आप देखेंगे सीमांत लागत सीमांत आगम को इंटरसेक्ट कर रही है, सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है। इस पॉइंट से अगर हम नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा कि ये कितनी यूनिट को बेच रही है, और आप ऐसी स्थिति में देखेंगे प्राइस और कॉस्ट इस फर्म का समान है, जो कि ये इंडिकेट करता है, जो कि ये बताता है कि इस फर्म को सामान्य लाभ ही मिल रहा है। जहाँ तक संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग की बात है, तो इसके लिए हमें फिर उसी पैटर्न पे जाना होगा। हम देखते हैं कि राइट साइड में पूर्ण प्रतियोगी फर्म का संतुलन दिखाया गया है, लेफ्ट साइड में एकाधिकारिक प्रतियोगी फर्म का दीर्घकालिक संतुलन दिखाया गया है, और हम ये पाते हैं कि दीर्घकाल में हालांकि दोनों फर्मों को सामान्य लाभ ही मिल रहा है, क्योंकि एंट्री और एग्जिट की जो सुविधा है वो एकाधिकारिक प्रतियोगिता में भी है और पूर्ण प्रतियोगिता में भी है। परंतु हम ये देखते हैं कि जब संतुलन की बात आती है तो परफेक्ट कंपटीशन में जो संतुलन होता है उसमें AC बराबर होता है AR के, जबकि अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो इसमें संतुलन बिंदु पर AC कम होता है AR से, या AC वास्तव में अंतर, अगर हम अंतर की बात करते हैं तो आप देखिए औसत और सीमांत आगम वक्र जो एकाधिकारिक प्रतियोगी फर्म का है वो डाउनवर्ड स्लोप्ड है। कॉस्ट स्ट्रक्चर हमने दोनों का समान लिया है। दीर्घकालीन पूर्ण प्रतियोगी फर्म का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां MC MR को काट रही है, इसी बिंदु पर AC MC को भी इंटरसेक्ट करती है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन बिंदु पर AC AR के भी बराबर है, MC MR के बराबर है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन एक दूसरे के बराबर है, यानी कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर संभव है। जबकि हम अगर एकाधिकारिक प्रतियोगी फर्म की बात करते हैं तो आप देखिए ये ऑरेंज कलर की लाइन MR कर्व को EM बिंदु पर काट रही है, और EM बिंदु से आप देखेंगे कि यहाँ पर हरे रंग का जो ये लाइन है बताता है कि कम उत्पादन और अधिक कीमत वसूली जा रही है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में OPP संतुलित कीमत है और यही संतुलित कीमत औसत लागत के बराबर है। तो हालांकि दोनों फर्मों को दीर्घकाल में सामान्य लाभ मिल रहा है, लेकिन संसाधनों का बेहतर प्रयोग पूर्ण प्रतियोगिता में हो रहा है। क्यों? क्योंकि कम कीमत पर अधिक मात्रा उपलब्ध है, क्योंकि कम लागत पर अधिक उत्पादन संभव है। तो हर प्रकार से हम ये देखते हैं कि संसाधनों का बेहतर प्रयोग एकाधिकारिक प्रतियोगिता की तुलना में भी पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, एकाधिकारी की तुलना में भी पूर्ण प्रतियोगिता में ही होता है। अगर हम दोनों के अंतर की बात करें तो सबसे पहले विक्रेताओं की संख्या की बात करते हैं हम। एकाधिकारिक प्रतियोगिता में बहुत सारे विक्रेता होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में भी बहुत सारे विक्रेता होते हैं, जबकि एकाधिकारी में एक सिंगल विक्रेता होता है। प्रतियोगी यानी क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या एकाधिकारिक प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होती है। अगर प्रवेश की स्वतंत्रता की बात करें तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता में आवागमन फर्मों का संभव है, जबकि एकाधिकारी के केस में फर्मों का आवागमन प्रतिबंधित होता है। एकाधिकारी के केस में कोई भी फर्म इसमें एंटर नहीं कर सकती, अगर एंटर करती है तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि एकाधिकारी समाप्त हो जाता है। इसके अलावा मांग वक्र के स्वभाव की अगर हम बात करें तो एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का मांग वक्र एक्स एक्स के समानांतर एक सीधी रेखा होता है,
जबकि एकाधिकारी का मांगवक बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ बेलोचदार होता है और एकाधिकारिक प्रतियोगी फर्म का मांगवक बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है, साथ ही ये लोचशील होता है। लोचशील होने के पीछे मुख्य कारण है फर्मों क्रेताओं विक्रेताओं की अधिक संख्या। अगर हम कीमत निर्धारण करने की बात करें तो एक पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण उद्योग करता है। फर्मों को इस प्रकार निर्धारित कीमत को स्वीकार करना होता है, जबकि हम एकाधिकारी के केस में देखते हैं एकाधिकारी भी अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है। और साथ ही अगर हम अपूर्व प्रतियोगिता या एकाधिकारिक प्रतियोगिता की बात करते हैं तो इसमें प्रत्येक एकाधिकारी अपनी अपनी वस्तु की कीमत को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होता है। दीर्घकालीन संतुलन में हम देखते हैं, अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता में देखते हैं सामान्य लाभ मिलता है, एकाधिकारी में असामान्य लाभ मिलता है क्योंकि इसमें प्रवेश की संभावना नहीं होती। अगर अल्पकाल में असामान्य लाभ मिल रहा है तो दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ मिलेगा। अगर हानि हो रही है अल्पकाल में तो फर्म छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं, जब हम तुलना करते हैं एकाधिकारिक प्रतियोगिता का और पूर्ण प्रतियोगिता का, तो हम ये देखते हैं दोनों में ही सामान्य लाभ मिलता है। दोनों में ही सामान्य लाभ मिलने का मुख्य कारण है फर्मों का आवागमन संभव होता है। फर्मों के आवागमन के कारण अगर अल्पकाल में सीमांत फर्म को असामान्य लाभ मिल रहा है तो धीरे धीरे वो असामान्य लाभ कम होते होते नई एंट्री आएगी, नई फर्मों की एंट्री होगी और नई फर्मों की एंट्री के कारण सप्लाई बढ़ेगी, कीमतें कम होंगी, तब तक कम होती जाएंगी जब तक सामान्य लाभ तक हम ना पहुंच जाए। अगर हम विक्रय लागतों की बात करें तो विक्रय लागतें पूर्ण प्रतियोगिता में बिल्कुल नहीं पाई जाती, जबकि एकाधिकारी में अगर उसको अपनी मांग का विस्तार करना, अपने बाज़ार का विस्तार करना है तो उसे अपना प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। जबकि एकाधिकारिक प्रतियोगिता में ये बहुत ही आवश्यक हो जाती हैं क्योंकि सारे के सारे जो उत्पादक हैं वो एक समान वस्तु का, जैसे एक निकट प्रतिस्थापन वस्तु का उत्पादन करते हैं। जहाँ तक विक्रय लागतों की बात है तो विक्रय लागतें अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारिक प्रतियोगिता का एक आवश्यक अंग होती हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो उत्पादक या विक्रेता हैं वो ऐसी वस्तु को बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रूप, रंग, आकार और सेवा और गुणात्मकता से लगभग समान होती है, एक दूसरे के निकट प्रतिस्थापन होती है। अब वस्तु अगर निकट प्रतिस्थापन है तो प्रतियोगिता होनी है। ऐसी स्थिति में अपनी ब्रांड को इस्टेब्लिश करने के लिए हर कंपनी, हर विक्रेता को प्रचार प्रसार के माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है। और हम अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं, इस बात में भी होड़ लगी रहती है कि कौन किस एक्टर को, कौन किस एक्ट्रेस को या कौन किस प्रकार अब ब्रांड एम्बेसडर्स को बदल कर प्लेयर्स को, अगर एक कंपनी प्रचार प्रसार के लिए बेस्ट क्रिकेटर को चुनती है तो दूसरी कंपनी प्रचार प्रसार के लिए बेस्ट एक्टर को लेने की कोशिश करती है। तो ये हम अपने रियल लाइफ में भी इसको अनुभव कर सकते हैं। विक्रय लागतों का प्रभाव एकाधिकारिक प्रतियोगिता में अत्यधिक होता है और अगर आपको विक्रय करना, अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो आपको विक्रय लागतों पर व्यय करना ही पड़ेगा। जहाँ तक संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग की बात है तो चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता हो चाहे अपूर्ण प्रतियोगिता हो, दोनों की तुलना में पूर्ण प्रतियोगिता में ही संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है। संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग उस अवस्था में होता है जब संतुलन की स्थिति में AC/AR के बराबर होती है और ये संभव खाली आप देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता के केस में होता है। जबकि एकाधिकारी के पास कुछ छिपी हुई क्षमता रह जाती है जिसको वो अगर चाहे तो उत्पादन कर सकता है, लेकिन वो उसका क्योंकि लाभ पहले से ही अधिकतम हो चुका होता है इसलिए वो उस क्षमता को बचाए शेष ही रखता है और इस प्रकार संसाधनों का अंडर यूटिलाइजेशन एकाधिकारी में होता है। आज की इस स्लाइड में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।